नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमारी जो क्लास है वो थिंकिंग के बारे में है, चिंतन एवं चिंतन के प्रकार। आप अगर सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या किसी भी तरह का जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं और वो टीचिंग से रिलेटेड है, तो उसमें आपको ये चिंतन जो है ये ज़रूर देखने को मिलेंगे। इनके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन अवश्य आते हैं। अगर सीटेट की मैं बात करूँ तो सीटेट में अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, ये 2 चिंतन हैं जो 101% आते हैं। आज अगर आपने इनको समझ लिया तो आप ये समझ लिए कि आपके 2 से 3 मार्क्स जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। वैसे तो मैं ज़्यादा ये कोशिश करता हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव से आपको सारी चीज़ें करवाऊँ, बट कुछ थ्योरीज भी हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। उनका थोड़ा जो बेस है, जब तक बेस हमारा तैयार नहीं होगा तब तक हम थोड़ा इधर उधर भटक सकते हैं, हिल डुल सकते हैं। तो बेस को तैयार करना है, इसलिए कुछ चैप्टर्स हमें थ्योरी के भी करने पड़ेंगे और थ्योरी के ऐसे चैप्टर करेंगे जो बहुत ही इजी हैं, एक बार में ही आपको याद हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे और इतनी अच्छी तरह से समझ में आएंगे कि आप उसको जो 1 या 2 नंबर या 3 नंबर का जो भी 2 का तो आता ही आता है, 3 का भी आता है, तो 3 नंबर आपके या 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएं। तो चलिए मित्रों, चिंतन की बात करते हैं आज हम। तो देखिए, चिंतन के बारे में अगर बात किया जाए तो चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। चिंतन की शुरुआत तब होती है जब मनुष्य या पशु के सामने कोई समस्या आती है जिसका समाधान वह करना चाहता है। तो इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि भाई चिंतन जो है ये मानसिक प्रक्रिया दिखाई तो देती नहीं है हमें, चिंतन को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन चिंतन हम करते ज़रूर हैं। और चिंतन सब करते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, दोनों ही चिंतन करते हैं, इस बात को आप समझ लें। और चिंतन कब होता है? जब कोई समस्या आती है। सपोज करो कि आप यहाँ पे खड़े हुए हो, यहाँ कोई बंदा खड़ा हुआ है ए, और वो जो जाना चाहता है, इस जगह पे जाना चाहता है, यहाँ उसको कुछ काम है, और यहाँ से चलते वक्त अगर मान लो उसकी मार्ग में कोई समस्याएं आ जाती हैं, तो इन समस्याओं को दूर कैसे करना है ताकि वो अपने गोल पे पहुंच सके जहां उसको जाना है। इन सब चीज़ों को सोचना और ये जो हर्डल्स बीच में आए हुए हैं इनको दूर करना जो है हम चिंतन के माध्यम से ही करते हैं। तो मैं समझता हूँ आपकी बात समझ में आई होगी कि एक्चुअली चिंतन है क्या। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है और सभी प्राणी करते हैं। शुरुआत इसकी तभी होती है, तभी हम सोचते हैं। आपने देखा होगा अपने डेली जो हमारी लाइफ होती है उसमें भी बहुत सारी समस्याएं जब सामने आ जाती हैं तो फिर हम उसका चिंतन करते हैं कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मान लो सपोज करो मोटर ख़राब हो गई, अरे यार आप ये ठीक कैसे होगी, किसको बुलाया जाए, किसको फ़ोन किया जाए, पानी कैसे आएगा, ऑफिस कैसे जाएंगे। तो ये बहुत सारी समस्याएं आती हैं और इन सब के बारे में हम चिंतन करते हैं और इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यही एक चिंतन की प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं पढ़ाई के संबंध में। तो पढ़ाई के संबंध में जो चिंतन हैं, जो जर्नली सीटेट में मैं पहले तो आपको चिंतन के प्रकार ही बता देता हूँ कि चिंतन होते कौन कौन से हैं। भाई देखो, चिंतन के जो प्रकार हैं, ये चिंतन 2 तरह का होता है, एक ये और दूसरा ये। तो जो ये पहला चिंतन है ये है स्वली चिंतन, या आप तो इसको इंग्लिश में कहेंगे अयुस्टिक चिंतन या थिंकिंग। तो ये क्या होता है? देखिए, ये वाला जो चिंतन होता है ना, हालांकि सीटेट में इसका आने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन आप इसको समझ जरूर लें। समझ क्योंकि लें? क्योंकि सीटेट के अलावा टेट भी है, डीएसएस भी है, केबीएस है और बहुत सारे टीचिंग के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये सब चीज़ें आती हैं। तो स्वली चिंतन क्या होता है? ये एक तरह का ना काल्पनिक होता है, जिसको कह लो आप ड्रीम्स होते हैं। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ, सपोज करो कोई एक लड़का है, 17-18 साल का है, कॉलेज में पढ़ता है, और वो सोचता है कि यार मेरे पास एक कार होनी चाहिए, उस कार में मेरे पास एक मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, और उस गर्लफ्रेंड को मैं घुमाने ले जाऊँगा कहीं, और बहुत दूर तक हम घूम घूम के आएंगे। इस तरह की वो कल्पना कर रहा है, फैंटेसी कर रहा है। तो ये क्या है? ये है स्वली चिंतन। क्यों? क्योंकि इस चिंतन से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। दूसरा है यथार्थवादी चिंतन, यानी कि रियलिस्टिक जो थिंकिंग होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जब हम चिंतन करते हैं तो समस्या का समाधान करते हैं। जैसे मैं इसी अगर एग्जाम्पल को आगे बढ़ाऊँ कि भाई एक लड़का, कोई बंदा है और वो कार से जा रहा है, एकदम से कार रुक गई। अब कार क्यों रुकी? तो वो सोचेगा यार पेट्रोल खत्म तो नहीं हो गया, यार कुछ टायर में गड़बड़ तो नहीं होगी, पंचर तो नहीं हो गया टायर, या कहीं का कोई तार तो नहीं हट गया। तो ये जो वो थिंकिंग कर रहा है, इस थिंकिंग से इस समस्या का समाधान निकलेगा कि कार कैसे चले। तो ये यथार्थवादी चिंतन होता है, यानी कि रियल लाइफ में हम इस चिंतन का प्रयोग करते हैं। और इसके 3 पार्ट हैं: अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। आज जो हमें समझना है, आज हमें मूल रूप से इसको समझना है, एक तो अभिसारी चिंतन को और अपसारी चिंतन को। ये जो अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन है, ये आप इसको भी लिख लीजिए कि गिलफोर्ड ने ये शब्द दिए थे, जिन्होंने कि बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत दिया। और अगर आप हमेशा बुद्धि के सिद्धांतों में कंफ्यूज रहते हैं कि भाई बुद्धि के सिद्धांत किसने दिए, आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता है, और ये आते ज़रूर हैं
कि भाई बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, जैसे कि मैं बता रहा था कि अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन ये गिलफोर्ड ने दिए। तो इसके लिए क्या है कि आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है गौतम ट्रिक, इसमें ट्रिक्स पड़ी हुई हैं। आप इनको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको सारे तो बुद्धि के सिद्धांत याद हो जाएंगे, किसने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया। सारी आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ याद हो जाएंगी कि भाई सीटेट में जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आती हैं वो सब आपको याद हो जाएंगी। मनोवैज्ञानिक जैसे गिलफोर्ड की बात करो तो ये भी मनोविज्ञान, ये जो मनोवैज्ञानिक थे ये आपके अमेरिका के थे। तो ये सब आपको याद हो जाएगा अगर आप इस प्लेलिस्ट में जाते हैं। खैर हम यहाँ बात करते हैं कि जो अभिसारी चिंतन है और जो अपसारी चिंतन है, ये शब्द हमें गिलफोर्ड ने दिए थे 1956 में। तो आज हम इसी की बात करेंगे, मूल रूप से मुख्यतः इसी की बात करेंगे, बाकी चीज़ों को भी समझेंगे। देखिए पहला है अभिसारी चिंतन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। अच्छा, ये अभिसारी चिंतन क्या होता है, इसकी थोड़ी सी जो विशेषताएं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, समस्या का केवल एक ही हल निकलता है, इसको समझ लो। देखिए ये जो अभिसारी जो चिंतन होता है ना, ये बुद्धि पे आधारित होता है, बुद्धि बेस्ड होता है। यानी कि इसमें कितनी आप में बुद्धि है, कितना जो आपने जीवन में अपना अनुभव किया है, कितना आपने याद किया है, कितना आपके दिमाग में रखा हुआ है, उसके आधार पर आप ये वाला चिंतन करते हो। खोजा गया हल बंद अंत वाला होता है, यानी कि इसका लगभग एक ही आंसर आता है। जैसे सपोज करो आपने बच्चे से कहा हाँ बेटा बताओ 5 गुणा 2 बराबर कितने होते हैं, तो इसका एक ही उत्तर आना है 10। और ये उत्तर बच्चा तभी दे पाएगा जब उसकी बुद्धि में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 5 को 2 से अगर गुणा करेंगे तो आंसर ये आएगा। तो इसका एक ही आंसर निकलता है और इसकी जो गति है वो बहुत तेज होती है, समस्या का हल तुरंत हो जाता है, क्योंकि ये बुद्धि बेस्ड है, जो आपके दिमाग में भरा हुआ है, जो आपने स्टोर कर रखा है, जो आपने सीख रखा है, जो आपने अनुभव किया हुआ है, वो उसको आप तुरंत बता देते हो। इसके द्वारा खोजे गए समाधान अधिक शुद्ध होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई जैसे अगर आपसे पूछा 5 गुणा 2 तो आपने कहा 10, तो ये शुद्ध है बिल्कुल। इसमें निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। निगमनात्मक चिंतन का मतलब होता है कि ये नियम से ही चलता है, लगभग जो चीज़ें आपने रट ली हैं, जो याद करनी है, वो नियम जो आपके दिमाग में है उसके आधार पर आप इस चिंतन को करते हैं और समस्या का समाधान निकाल देते हो। इसमें अगर मैं और थोड़ा सा बात करूँ, एग्जाम्पल की अगर बात करता हूँ, तो देखिए जो अभिसारी चिंतन होता है ना, जिसमें सपोज करो आपने क्वेश्चन बच्चे से कर लिया, हाँ भाई बताओ दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका एक ही हल आएगा और शुद्ध आएगा है, या भारत की राजधानी क्या है, एक हल आएगा, तुरंत आएगा, शुद्ध आएगा। तो ये बुद्धि पर आधारित होता है और इसका हल भी एक होगा, बंद अंत वाला होगा। यानी ऐसा नहीं कि भाई उससे पूछा भी दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है और 4-5 नाम बता दिए, एक ही नाम आएगा, ज़्यादा नाम नहीं आएगा। तो ये एकदम तय होता है, फिक्स्ड होता है, परफेक्ट होता है, शुद्ध होता है, तुरंत निकल आता है, बंद अंत वाला होता है, बुद्धि पर आधारित होता है। इसको हम कहते हैं अभिसारी चिंतन। अब देखो बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं भी अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन के भी कैसे, ये क्या अभिसारी चिंतन कौन सा, अपसारी चिंतन कौन सा है। तो इसको याद करने की मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। देखो ये क्या लिखा हुआ है, अभी। अभी का मतलब है अभी बता। आप बच्चे से कहोगे हाँ भाई मैं क्वेश्चन पूछूंगा और अभी बता, तुरंत बता, सही बता, तो बच्चा कब बताएगा, जब वो चीज़ उसकी बुद्धि में होगी। अभी बता यानी कि बुद्धि में होगी। तो जो बुद्धि पर आधारित चीज़ें बताई जाएं, अभी बता बिल्कुल ठीक बता, गलत मत बता दियो, ये मैं आपको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। तो बिल्कुल ठीक बताने का मतलब है बंद अंत वाला होगा, समस्या का तुरंत हल हो जाएगा, क्योंकि तुरंत बताना है उसको, अभी बताना है, एडवांस बताना है। तो ये हो गया आपका अभिसारी चिंतन। और भाई ये तथ्यों पर आधारित होता है, बुद्धि पर आधारित होता है। और अगर मैं प्राइमरी की बात करूं, प्राइमरी लेवल पे अगर सीटेट का आप एग्जाम दे रहे हो, तो अभिसारी जो चिंतन होता है ये नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चा आ रहा है वो बच्चा बहुत छोटा है, 5 से लेकर 10, 11 साल, 12 साल तक का बच्चा है। तो उससे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो चीज़ों को बिल्कुल शुद्ध बताएगा। उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है कि चीज़ों को वो रट ले, याद कर ले, और ना उसके पास इतने अनुभव हैं। तो इसलिए हम उसको अभिसारी चिंतन के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, कन्वर्जेंट थिंकिंग के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। इसलिए ये सीटेट में नेगेटिव होता है। जैसे कि आपने देखा होगा मेरी और क्लासेस में नेगेटिव और पॉजिटिव से ही सारा कुछ करवाता हूँ, जो सीडीपी का पोर्शन है, और बहुत अच्छे से करवाता हूँ। ऐसा करवाऊंगा कि आपका 90/90 आएगा। तो ये तो हो गया हमारा अभिसारी चिंतन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, अपसारी चिंतन, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग को भाई क्रिएटिव थिंकिंग भी कहते हैं, और ये सीटेट में जरूर आता है। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन का एक प्रश्न आएगा ही आएगा। तो इसमें क्या होता है अपसारी चिंतन में, ऐसा चिंतन जिसमें हम किसी विषय वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से सोच सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे पास छूट होती है, थोड़ा सा हमको लचीलापन मिल जाता है।
थोड़ी आज़ादी मिल जाती है कि आप इसको सोचिए और सोच के उत्तर दो। अगर आप एक उत्तर दोगे तो भी ठीक है, दो दोगे तो भी ठीक है, तीन दोगे तो भी ठीक है, चार तो भी ठीक है, यानी कि इसमें लचीलापन होता है। इसके द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत वाला होता है। मुक्त अंत का मतलब है कि जब आप बच्चे से पूछ रहे हो तो बच्चे के सर पे इस बात का बर्डन नहीं होता है कि भाई मुझे बिल्कुल सही उत्तर बताना है। अगर आप उसके लगभग भी बता दोगे तब भी चलाओगे, आप उसको गलत नहीं कहोगे। यह सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। जब बच्चे को आप छूट दे दोगे कि भाई सोच, कुछ भी बता, कोई बात नहीं बेटा तू बता, कुछ तो बता, तो जितना उस बच्चे का अनुभव है, जितनी उसमें बुद्धि है, जितना वो सोच सकता है, उस आधार पर वो बताएगा। और आप जब उसके बताए हुए उत्तर को ठीक बता देंगे तो उसका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। यह कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है, यानी कि बच्चे को इसमें कल्पना करने के अवसर मिल जाते हैं। वो एक से ज़्यादा आंसर देता है कल्पना के बेस पे। लचीलापन होता है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने बच्चे को कोई सवाल दिया, जैसे मैं कहता हूँ एक सवाल आपने कहा कि हाँ भाई तुम्हारे पास पेंसिल है, हाँ सर है, बताओ पेंसिल का प्रयोग किस किस चीज़ में किया जाता है। तो देखो पेंसिल का जो सीधा सीधा उपयोग है वो है लिखने में, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप बच्चों से प्रश्न करोगे और आपने कहा बताओ और क्या क्या होता है, तो बच्चा बहुत सारे जवाब बता देगा कि सर हम ये कर सकते हैं, पेंसिल से कान खुजा सकते हैं, या कहीं बिल में या छेद में कोई चीज़ गिर जाए तो पेंसिल से निकाल सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उसके बहुत सारे उत्तर आ सकते हैं, बच्चा सोचता है। या जैसे आपने एक क्वेश्चन कर दिया, मान लो अगर तुम्हारे पंख लग जाएं तो तुम क्या करोगे, तो फिर बच्चा बताएगा भी मैं उड़ूंगा, मैं उड़ के उसकी छत पर चला जाऊंगा, मैं अपने नाना के यहाँ चला जाऊंगा, मैं अपने मामा के यहाँ चला जाऊंगा, मैं अपने दादा के यहाँ चला जाऊंगा उड़ के, या मैं मॉल की छत पर बैठ जाऊंगा जाके। ऐसे बहुत सारे बच्चा उत्तर देगा। तो ये जो उत्तर होते हैं ये इसकी कल्पना को बढ़ाते हैं, कल्पनाशीलता पे इसकी जो कल्पना बच्चे की है उस पर लगाए जाते हैं। यह रूढ़िवादी या पारंपरिक नहीं होता है, यानी कि ये फिक्स नहीं होता है कि भाई पहले से जो चली आ रही थी आप उसी को मानो, ऐसा नहीं होता है। किसी समस्या के एक से ज़्यादा समाधान हमारे सामने आ जाते हैं। जो बच्चे के सामने हम प्रश्न रखते हैं तो कई सारी, कि भाई मान लो अगर अलादीन, बच्चे से कहा कि अगर भाई मान लो तुम्हें अलादीन का चिराग मिल जाए तो तुम क्या करोगे। अब देखो बहुत सारी इसके आंसर आ सकते हैं कि सर मैं उससे तो मैं बर्गर मंगवा लूँगा, है, कोई कहेगा सर मैं रुपए मंगवा लूँगा, है, कोई कहेगा सर मैं पाकिस्तान के सैनिकों को मरवा दूंगा। अलग अलग बच्चों के जो है आंसर आएंगे। तो ये इससे क्या होता है कि इससे बच्चे की कल्पनाशीलता बढ़ती है, लचीलापन उनको मिल जाता है। और जो बच्चा जो आंसर खोजता है उसके वो मुक्त अंत वाला होता है। मुक्त अंत का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक से ज़्यादा आंसर्स आते हैं। इसे हम आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। तो जो ये आगमनात्मक चिंतन होता है ये पॉजिटिव है प्राइमरी में, खोज पॉजिटिव है प्राइमरी में, मुक्त अंत वाला पॉजिटिव है, सृजनात्मकता पॉजिटिव है, कल्पनाशीलता पॉजिटिव है, लचीला पॉजिटिव है। तो ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है या जो अपसारी थिंकिंग है ये पॉजिटिव सीटेट में होती है। जैसा कि मैं नेगेटिव पॉजिटिव बताता हूँ, आपने इस चीज़ को देखा भी होगा। तो इसीलिए मैं इसको पॉजिटिव बोलता हूँ क्योंकि इसमें इतनी सारी खूबियाँ, और ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। प्राइमरी में इसको हम सबसे ज़्यादा वरीयता देते हैं। तो ये हमारे दो जो मेन हैं, जो आज का जो मेन मुद्दा था अपसारी और अपसारी चिंतन का, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया है। लेकिन फिर भी अगर आप भूल जाते हैं, अभिसारी चिंतन तो मैंने बता दिया, अभी बता, अभी आ गया अपसारी चिंतन, इसको कैसे याद करें। तो देखो इसका भी बहुत बढ़िया जुगाड़ बता देता हूँ आपको। अप ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिख लो। अब भाई ये यूपी नहीं है, ये ध्यान रखना, इसका मतलब अप का मतलब ऊपर। मान लो आप यहाँ बैठे हो नीचे अपने घर में, थोड़ा ऊपर जाओ फर्स्ट फ्लोर पे, इसके बाद सेकंड पे जाओ, इसके बाद थर्ड पे जाओ, इसके बाद फोर्थ पे जाओ, छत पे आ गए, और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ। बहुत जब आप ऊपर चले जाओ तो आप चारों तरफ देखो। अब देखो आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। तो इसमें भी यही होता है, कोई रोकता नहीं है, टोकता नहीं है। ठीक है, ऐसा चिंतन होता है जब हम अलग अलग तरह से सोच सकते हैं। आप बिल्कुल ऊपर आ गए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कैसे भी सोचो। जो आपके पास सृजनात्मकता आप उसका प्रयोग करो, जो कल्पना कर सकते हो वो कल्पना करो, क्योंकि आपको तो आप फ्री हो, आपको फ्री कर दिया गया है। लचीलापन बहुत है यहाँ पे, कोई है ही नहीं रोकने टोकने वाला। आप जो कहोगे वही चीज़ मानी जाएगी। तो आपका मतलब यानी कि ऊपर की तरफ आप जाओ, फिर चारों तरफ देखो, उसमें आपको सबसे जो बड़ी चीज़ है वो विस्तार नजर आएगा, सृजनात्मकता नजर आएगी, कल्पनाशीलता नजर आएगी, लचीलापन नजर आएगा, और एक से ज़्यादा समाधान आएंगे। तो इसको याद करने का ये तरीका अप, यानी कि ऊपर की तरफ जाके चीज़ों को सोचना, ज़्यादा से ज़्यादा उसके आंसर देना, मुक्त अंत वाले आंसर देना, तो आपका हो जाएगा अपसारी चिंतन। और अगर लिखा है अभी बता तो फिर वो अभिसारी चिंतन। तो मैं समझता हूँ इस बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बता दिया, आपकी चीज़ें समझ आ गई होंगी।
अब एक लास्ट का चिंतन है, इसको भी देख लेते हैं। भाई ये होता है आलोचनात्मक चिंतन। इसमें क्या होता है कि जिस इंसान में आलोचनात्मक चिंतन करने की क्षमता होती है तो वो इस तरह का व्यक्ति होता है कि कोई भी जो वस्तु होगी या कोई घटना घटती है या कोई तथ्य उसके सामने आता है तो जो उसकी सच्चाई स्वीकार करता है ना, इससे पहले उसका प्लस माइनस देखता है, उसके गुण देखेगा, दोष देखेगा, और फिर इसके बाद वो उसमें आलोचनात्मक चिंतन करेगा एक, और इसके बाद कोई डिसीजन लेगा। जैसे आपने देखा होगा क्लास में, मान लो 2 बच्चे हैं, राम और श्याम, ठीक है जी, आ गए ये लड़ते हुए, सर इसने मेरा ये कर दिया, सर उसने मेरा ये कर दिया, सर ये मेरे को गाली दे रहा था, सर इसने मेरी पेंसिल चुरा ली। तो एक टीचर होने के नाते जो टीचर आलोचनात्मक चिंतन रखता है वो दोनों की बात सुनेगा, राम की भी सुनेगा और श्याम की भी सुनेगा, और इसके बाद वो प्लस और माइनस जो भी चीज़ें हैं उन पे चिंतन करेगा, और चिंतन करने के बाद अपना कोई डिसीजन देगा कि भाई कौन गलत है, कौन सही है, किसको सज़ा मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, किसको क्या समझाना है, क्या नहीं समझाना है। तो ये सारी चीज़ें बंदा तभी करेगा जब वो आलोचनात्मक तरीके से सोचेगा। तो इसको हम बोलेंगे आलोचनात्मक थिंकिंग। वो ऐसी थिंकिंग जो कोई भी व्यक्ति जो होता है उसके सामने जब कोई परिस्थिति आती है तो उसके बारे में वो दोनों तरह से सोचता है और उसके बाद फिर डिसीजन लेता है। तो मित्रों ये आज क्लास थी हमारी। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। जैसी भी आपको लगी अच्छी बुरी कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और भाई देख लो, ये जो नंबर है ये मेरा इंस्टीट्यूट का नंबर है। सीटेट से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या आती है, आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ्स चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा ताकि आपका जो सीटेट हो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। बस आप इतना कर देना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सारी क्लास मिलती रहें और आप क्लासेस को देखते रहिए। तो मैं कहता हूँ कि आपको सीटेट को क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस आप ध्यान रखें कि उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।